आज के लेक्चर में हम समरेखी सदिशों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? समरेखी सदिश। समरेखी सदिश कह लो या फिर आप समांतर सदिश कह लो, दोनों सेम चीज है भाई। ठीक है, अगर कोई दो सदिश समांतर है ना, तो आप चाहें तो उन दोनों सदिशों को समरेखी भी बोल सकते हो, और अगर कोई दो सदिश समरेखी हैं तो आप चाहें तो उन दोनों सदिशों को समांतर भी बोल सकते हो। सदिश के केस में समरेखी और समांतर सेम चीज होती हैं, है ना। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, अभी बताते हैं। जैसे देखिए, एक वेक्टर मैंने ये बना लिया, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ए वेक्टर। ए वेक्टर मान लो मैंने कुछ इस तरीके से बना लिया, इसको मैंने नाम दे दिया बी वेक्टर। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये दोनों वेक्टर समरेखी हैं? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल। समरेखी का वैसे सिंपल भाषा में मतलब क्या होता है? समरेखी का मतलब ये होता है कि भैया वो एक ही रेखा पर आने चाहिए, है ना। या फिर मैं अगर कहूँ कि भैया वो उन दोनों का आधार सेम होना चाहिए। अगर मैं समरेखी का सिंपल भाषा में मतलब बताऊँ तो इसका मतलब ये होता है कि भाई इन दोनों का आधार क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों के दोनों वेक्टर क्या हैं? समरेखी हैं। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि अगर कोई दो वेक्टर समरेखी हैं तो वो समांतर भी होंगे। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, उसका रीजन बताता हूँ। देखिए, तो ये दो वेक्टर समरेखी हैं, साफ साफ दिख रहा है ना। ये दोनों के दोनों वेक्टर क्या हैं? समरेखी हैं, साफ साफ दिख रहा है। अब ये समांतर भी हैं, कैसे हैं वो देखिएगा आप। मैं एक काम करता हूँ, इस वेक्टर को उठा करके इसको सरकाता हूँ। वेक्टर को सरका सकते हैं ना, वेक्टर्स को अपन कहीं भी सरका सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक काम करता हूँ, इस वेक्टर को सरका करके यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये दोनों वेक्टर समांतर हैं कि नहीं है? आप कहेंगे सर बिल्कुल है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दो वेक्टर समरेखी हैं, अगर कोई दो वेक्टर समरेखी हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो दोनों वेक्टर समांतर भी होंगे, क्योंकि वेक्टर्स को आप सरका सकते हो इसलिए, है ना। अगर मैं कोई दो रेखाखंड लेता ना तब ऐसा नहीं होता, क्योंकि रेखाखंडों को आप सरका नहीं सकते, लेकिन वेक्टर्स को आप सरका सकते हो। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर कोई दो वेक्टर समांतर हैं, जैसे ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये दोनों वेक्टर समांतर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो दोनों वेक्टर समरेखी भी पाएंगे। समझ में आई? कहने का मतलब ये है कि सदिश के केस में समरेखी और समांतर सेम चीज होती हैं। अगर मैं कभी किसी सदिश को समांतर बोल रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है मैं वहां पे उस सदिश को समरेखी भी बोल रहा हूं। समझ में आ गई? सदिश के केस में समरेखी और समांतर दोनों सेम चीज हैं। क्यों है उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। क्लियर? ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि भाई अगर कोई दो वेक्टर आपको समांतर देखे, है ना, समांतर कहूं या समरेखी कहूं सेम चीज होगी भाई। ठीक है, तो अगर मैं सदिश के केस में समांतर बोल रहा हूं ना, तो आप ये समझिएगा कि मैं वहां पे समरेखी भी बोल रहा हूं। ठीक है भाई, मैं दोनों शब्दों को इकट्ठा नहीं बोल पाऊंगा। कई बार हो सकता है कि मैं समरेखी बोल दूं समांतर ना बोलूं, कई बार हो सकता है कि मैं समांतर बोल दूं समरेखी ना बोलूं। तो आप ये मत समझिएगा कि भाई मैं समरेखी समरेखी बात कर रहा हूं, नहीं। सदिश के केस में जब मैं समरेखी की बात कर रहा हूं तो मैं वहां पे समांतर की भी बात कर रहा होता हूं। ठीक है, मेरे मुंह से क्या पता समांतर निकल जाए, लेकिन मैं वहां पे समरेखी की भी बात कर रहा हूं। दोनों सेम ही चीज है भाई। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई दो वेक्टर समांतर हैं, है ना, जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक वेक्टर है बी वेक्टर, और मैंने आपसे कह दिया कि ये दोनों वेक्टर क्या हैं? समांतर हैं। मैंने ऐसा ऐसा आपसे कह दिया। ठीक है, तो अगर कोई दो वेक्टर समांतर हैं तो उनके बीच में एक रिलेशन होता है भाई। क्या रिलेशन होता है? आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म्स में लिख सकते हो, है ना। आप कुछ ऐसा लिख सकते हो जहां पे m क्या है, जहां पे m कोई वास्तविक संख्या है। ठीक है ना, कुछ भी हो सकते हैं m की वैल्यू 1 2 3 3.5 0 -1 -2, कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो अगर कोई दो वेक्टर समरेखी हैं, है ना, देखो मैंने वापस क्या कहा, मैंने अभी अब की बार कहा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है? समरेखी हैं, और यहाँ पे मैं क्या लिखा है? समांतर है। तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर मैं समांतर लिख रहा हूँ तो वहां पे समरेखी का भी जिक्र हो रहा है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सदिश के केस में समांतर और समरेखी सेम चीज है भाई। तो अगर कोई दो वेक्टर समरेखी हैं, अगर कोई दो वेक्टर समरेखी हैं या फिर समांतर हैं, सेम चीज है भैया, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कोई दो वेक्टर समरेखी हैं तो उनके बीच में ऐसा रिलेशन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 100%। ठीक है, अब एक बात और लिखवा देता हूं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कि मैंने कह दिया कि दो वेक्टर हैं जो कि समरेखी नहीं है, दो वेक्टर समरेखी नहीं है, समरेखी कहो या समांतर कहो एक ही बात है बेटा, मैं बार बार बोल चुका हूं। ठीक है, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो अगर कोई दो वेक्टर समरेखी नहीं है और क्वेश्चन में आपको गिवन है
क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरीके का रिलेशन गिवन है, आपको गिवन है कि एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर बराबर है 0 वेक्टर के, ऐसा आपको गिवन है, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पक्की बात है, तो पक्की बात है कि भैया एक्स और वाई ये दोनों के दोनों 0 पाएंगे 100%। वापस समझिए इस बात को, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर कोई दो वेक्टर समरेखी हैं तो उनके बीच में आपको ऐसा रिलेशन देखने को मिलेगा। पहली बात तो मैंने आपसे ये कही। फिर मैंने दूसरी बात आपसे ये कही कि अगर कोई दो वेक्टर समरेखी नहीं है और क्वेश्चन में आपको ये रिलेशन दे रखा है, तो पक्की बात है कि एक्स और वाई दोनों के दोनों 0 पाएंगे, 100% पक्की बात है ये। ठीक है, अब मैं इसको प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे वो दिखा देता हूं। इसको प्रूफ करने के लिए हम विरोधाभास विधि का यूज करेंगे, जो क्लास 10th में हम यूज नहीं करते थे। जैसे क्लास 10 में क्वेश्चन आता था कि √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, तो उसको सिद्ध करने के लिए हम विरोधाभास विधि का यूज करते थे ना, सेम चीज यहां पे होगा। ठीक है, देखो मुझे प्रूफ करना है कि एक्स और वाई जो है वो 0 है ना, तो मैं उल्टा लेके चलूंगा। मैं मान लूंगा, मैं कहूंगा माना एक्स जो है वो हमारा 0 नहीं है। ठीक है, आप वाई को भी लेके चल सकते थे, मैंने एक्स को लेकर चल दिया। ठीक है, क्योंकि उल्टा लेके चलेंगे ना, उल्टा लेके चलेंगे, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो लास्ट में कुछ गलत आएगा और फिर हम ये कह देंगे कि भैया ये गलत इसलिए आया क्योंकि मैंने कुछ गलत अजम्पशन की होगी, है ना। तो वहां से ये प्रूफ हो जाएगा कि जो एक्स है वो 0 है, और वहीं से ये प्रूफ हो जाएगा कि वाई भी 0 है। आपको करके दिखाता हूँ, फिर समझ में आएगा। तो मुझे कहा गया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो समरेखी नहीं है, और ये मुझे गिवन है ना। ये दो बातें मुझे दे रखी हैं भाई, और मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी थी। तो मैं उल्टा लेके चला, मैंने कहा कि भैया एक्स जो है वो 0 नहीं है, ऐसा मैं लेके चला। ठीक है, ठीक है सर। अब देखिए मैंने कह दिया कि एक्स जो वो 0 नहीं है, ऐसा मैं लेके चला हूँ। अब क्वेश्चन में ये गिवन था ना, मैं इसकी मदद लूंगा। मुझे गिवन है कि एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर बराबर है 0 वेक्टर के, ये मुझे गिवन है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूं, है ना। दोनों तरफ मैं एक काम करता हूं, एक्स से भाग कर देता हूं, है ना। एक्स से भाग कर सकते हैं क्योंकि मैंने माना हुआ है कि एक्स जो वो 0 नहीं है, ऐसा मैंने माना हुआ है, तो इसलिए मैं दोनों तरफ एक्स से भाग कर सकता हूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, ठीक है सर। अब ये जो माइनस वाई बाय एक्स जो है, ये कोई ना कोई एक संख्या होगी, कोई ना कोई वास्तविक संख्या होगी। इसको बेसिकली मैं एम मान लेता हूं, तो ये कुछ आपका इस तरीके से बन गया। ठीक है, परंतु क्वेश्चन में मुझे क्या दिया था, क्वेश्चन में मुझे दिया था कि ए वेक्टर और बी वेक्टर समरेखी नहीं है ना। लेकिन ये कुछ ऐसा ऐसा बन रहा है। ऐसा ऐसा तो तभी बनता है ना जब समरेखी हो, समझ रहे हो भाई। मैंने ये मान के चला कि एक्स 0 नहीं है ना, और फिर मैं इसको सोल्व करने लग गया, सोल्व करने लग गया तो यहाँ तक पहुँच गया। अब यहाँ तक पहुँच गया तो मेरे को याद आया कि यार ए वेक्टर को बी वेक्टर के टर्म में तभी लिख सकते हैं जब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के दोनों समरेखी हो, है ना। लेकिन क्वेश्चन में तो ये गिवन है कि समरेखी नहीं है, समझ रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम कहेंगे ऐसा तभी हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है जब ए वेक्टर और बी वेक्टर समरेखी हो। भाई ए वेक्टर बराबर आ गया एम बी वेक्टर के, ऐसा तभी हो सकता है ना जब ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो, समरेखी हो। पर अगर मैं पर्सन के अनुसार देखूं, पर्सन में मुझे क्या गिवन था, पर्सन में मुझे गिवन था कि ए वेक्टर और बी वेक्टर समरेखी नहीं है, ये मुझे गिवन था। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी, है ना। गलती कहाँ कर दी, हमने ये मानने में गलती कर दी। हमने x इज नॉट इक्वल टू 0 माना ना, ये हमारी गलती थी, समझ रहे हैं। तो हमारी अंजप्शन में कहीं ना कहीं गलती हुई है। ठीक है, हमने जो माना है ना उसमें कहीं ना कहीं गलती हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया x जो है वो क्या होगा, 0 होगा। x क्या होगा, 0 होगा। अब x अगर 0 होगा, अगर आपने x की जगह यहाँ पे 0 रख दिया तो ऑब्वियस ही बात है y भी 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने x की जगह 0 रख दिया तो ये बन जाएगा y भी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, और वहां से भी y की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आनी है। ठीक है, तो y भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया कि भैया अगर a वेक्टर और b वेक्टर समरेखी नहीं है और ये गिवन कंडीशन दे रखी है आपको, तो ऑब्वियस ही बात है x और y दोनों के दोनों क्या होंगे, 0 होंगे। ऐसे प्रूफ कर दिया, है ना। हालांकि इसका कोई प्रूफ पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया। अगर नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इस चीज़ को ध्यान रखें, इस पॉइंट को,
ये पॉइंट जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करवा देगा। इस पॉइंट को बस आप ध्यान रख लें कि अगर कोई दो वेक्टर समरेखी नहीं है और ये गिवन कंडीशन आपको क्वेश्चन में दी गई है, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या पाएंगे, जीरो पाएंगे। 100% श्योरिटी है। इसका प्रूफ मैंने करवा दिया है। अगर आपको प्रूफ ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका प्रूफ कोई पूछता नहीं है ना। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। तो मैंने आपको दो पॉइंट लिखवाए भाई। एक पॉइंट तो मैंने आपको ये लिखवाया कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर समरेखी हैं, है ना, समरेखी कहूँ या समांतर कहूँ, सदिश के केस में सेम चीज होती है भाई, ठीक है। तो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर समरेखी हैं तो ए वेक्टर बराबर होगा एम बी वेक्टर के, ठीक है। या फिर आप बी वेक्टर को ए वेक्टर की टर्म में लिख सकते हो, है ना, लैम्डा ऑफ ए वेक्टर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये तो एम और लैम्डा जो है तो अपने अपनी मर्जी से मान्य होते हैं ना, ये तो कोई संख्या होती है बेसिकली, ठीक है। तो इसको मैंने एम बोल दिया, तो इसको लेट से मैंने लैम्डा बोल दिया, ठीक है। तो एक बात तो मैंने ये लिखवाई और दूसरी बात मैंने आपको ये लिखवाई। इन दोनों बातों का आपको याद रखना है, और इससे संबंधित मैं प्रश्न करवाता हूँ। उन प्रश्न में इसका यूज होगा, बहुत ज़्यादा यूज होगा, आप देखते जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए ये वाला उदाहरण देखिए भाई। क्या लिखा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर असमरेखी सदिश है। असमरेखी मतलब समरेखी नहीं है, ठीक है। ये दोनों वेक्टर क्या है आपके, समरेखी नहीं है ना। और ये कंडीशन आपको गिवन है। आपको क्या लिखा है कि x1 ए वेक्टर प्लस में y1 बी वेक्टर बराबर है x2 ए वेक्टर प्लस में y2 बी वेक्टर के। तो हमें सिद्ध करना है कि x1 बराबर होगा x2 के और y1 बराबर होगा y2 के, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है और ये हमें गिवन है। आई बात समझ में? अब कैसे प्रूफ करेंगे वो देखिए आप। तो मुझे ये गिवन है ना, इसकी मदद लूंगा। मुझे गिवन है x1 ए वेक्टर प्लस में y1 बी वेक्टर बराबर x2 ए वेक्टर प्लस में y2 बी वेक्टर। ये मुझे गिवन है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, ए वेक्टर को एक तरफ लेके जाता हूँ, बी वेक्टर को एक तरफ लेके आता हूँ, है ना। या फिर एक काम कर लो, दोनों को उठा करके यहाँ ले आओ, तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा, है ना। ए वेक्टर मैंने कॉमन ले लिया, ये कुछ ऐसा हो गया। ऐसे बी वेक्टर भी कॉमन ले लेता हूँ, ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। अच्छा एक बात का आप ध्यान रखें कि अगर आप ध्यान से देखें तो लेफ्ट साइड में वेक्टर्स हैं, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। तो राइट साइड में जब आप जीरो लिख रहे हो ना, तो जीरो के ऊपर वेक्टर का निशान लगा दें, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट साइड में वेक्टर है ना, तो राइट साइड में भी वेक्टर होने चाहिए, इसलिए आपने जीरो वेक्टर लिख दिया इसको, क्लियर। जीरो लिख देते तब भी कोई नंबर काटता नहीं है वैसे, है ना, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर आप लेफ्ट साइड में वेक्टर के रूप में लिख रहे हैं तो राइट साइड में भी वेक्टर के रूप में ही लिखें, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं इसको देखूं x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, x1 माइनस x2 को अगर मैं एक पल के लिए x मान लूं तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, इस तरीके से आपको कुछ दिखाई देगा, है ना। एक्स ए वेक्टर प्लस में वाई बी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर, कुछ इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन बन के आ रही है। और मैंने आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर समरेखी नहीं है और कुछ इस तरीके के साथ, इस तरीके की आपके पास इक्वेशन बन के आ रही है, तो ऑब्वियस ही बात है एक्स और वाई, ये पक्की बात है, ये दोनों के दोनों जीरो पाएंगे। ये बात लिखवाई थी ना, तो इसका ही हम यूज करेंगे। हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे कि भैया एक्स ए वेक्टर प्लस में वाई बी वेक्टर अगर जीरो वेक्टर के बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो एक्स है ना, ये बराबर होगा जीरो के, और ऐसे ही ये जो वाई है ये भी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। समझ में आ गई? अब आप कहेंगे सर यहाँ पे वेक्टर का निशान क्यों लगाया, क्योंकि बेटा लेफ्ट साइड में वेक्टर का निशान नहीं है ना। यहाँ पे क्या था कि लेफ्ट साइड में वेक्टर था, इसलिए मैंने राइट साइड में वेक्टर का निशान लगा दिया था। यहाँ पे लेफ्ट साइड में वेक्टर नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ से भी वेक्टर का निशान हटा दिया। समझ रहे हैं? ठीक है। अच्छा इसका रीजन लिखना पड़ेगा आपको। रीजन क्या लिखेंगे, आप कहिएगा क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर असमरेखी हैं इसलिए। ठीक है ना, वापस समझ लीजिए। ये हमें गिवन था, हम दोनों को उठा करके यहाँ लेके आए, तो कुछ इस तरीके से बन गया, एक्स इंटू ए वैक्टर प्लस वाई इंटू बी वैक्टर बराबर जीरो वैक्टर। कभी भी आपको इस तरीके का रिलेशन आपको दिख जाए और ए वैक्टर और बी वैक्टर असमरेखी हों, तब आप ये कह सकते हो कि भैया ये भी जीरो पाएगा और ये भी जीरो पाएगा, पक्की बात है। तो आपने लिख दिया भैया ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए। x1 माइनस x2 अगर जीरो के बराबर है तो x1 किसके बराबर हो जाएगा, x2 के बराबर हो जाएगा, और y1 माइनस y2 अगर जीरो बराबर है तो y1 किसके बराबर हो जाएगा, y2 के बराबर हो जाएगा।
यही हमें प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ। समझ में आया? तो इस तरीके से इस कंसेप्ट का यूज हुआ है ना। उस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन कराता हूँ, चलिए। अब ये वाला प्रश्न देखिए भाई, क्या लिखा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों असमरेखी हैं, ठीक है। और हमें ये इस तरीके का कंडीशन दिया हुआ है, एक ये इक्वेशन दी हुई है, एक ये इक्वेशन दी हुई है ना। और ये क्या लिखा है कि भैया ये जो अल्फा वेक्टर है ना और ये जो बीटा वेक्टर है ये समरेखी है, ऐसा मुझे गिवन है। तो एक्स का मान बताना है। वापस समझिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर तो असमरेखी हैं, लेकिन ये जो अल्फा वेक्टर और ये जो बीटा वेक्टर है ये समरेखी हैं। तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। अब कैसे बताएंगे वो देखिएगा आप, बहुत आसान है। तो मुझे गिवन है कि अल्फा वेक्टर और बीटा वेक्टर समरेखी हैं, ऐसा मुझे गिवन है। अब दो वेक्टर समरेखी कब होते हैं? जब आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की टर्म में लिख पाओ, है ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। हम कहेंगे कि भैया यहाँ अल्फा वेक्टर और बीटा वेक्टर ये दोनों वेक्टर क्या हैं? समरेखी हैं, ठीक है। तो अगर अल्फा वेक्टर और बीटा वेक्टर समरेखी हैं तो हम इस अल्फा वेक्टर को बीटा वेक्टर की टर्म में लिख सकते हैं, या फिर इस बीटा वेक्टर को अल्फा वेक्टर की टर्म में लिख सकते हो, है ना। तो हम यहाँ पे कह देंगे, तो हम लिख सकते हैं कि अल्फा वेक्टर बराबर होगा m गुना बीटा वेक्टर के, जहाँ पे m क्या है, जहाँ पे m जो है वो कोई एक अदिश राशि है, अदिश राशि कह लीजिए या फिर बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर कह लीजिए, ठीक है। दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अल्फा वेक्टर की वैल्यू क्या थी? अल्फा वेक्टर की वैल्यू थी x-2 ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर बराबर m गुना में बीटा वेक्टर की वैल्यू क्या है? 3 + 2x ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। अब इसको सोल्व कर लीजिए। तो इसको सोल्व अगर मैं करूंगा तो ए वेक्टर को इस तरफ उठा के लेके आता हूँ, है ना। तो ए वेक्टर को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, x-2 माइनस का m इंटू 3 + 2x ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसको उठा करके यहाँ पे ले आऊँ और बी वेक्टर कॉमन ले लूँ तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, कुछ ऐसा बन गया। समझ रहे हैं? मैंने क्या किया, इसको उठा करके यहाँ पे ले आया और कॉमन कॉमन ले लिया, तो कुछ ऐसा बन के हमारे पास आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ए वेक्टर, इसको पूरे को आप एक्स बोल दीजिए एक बार, तो एक्स इंटू ए वेक्टर प्लस में वाई इंटू बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, कुछ ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपके ए वेक्टर और बी वेक्टर समरेखी नहीं है और कुछ इस तरीके की क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दे जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो एक्स है और ये जो वाई है ये दोनों के दोनों 0 के बराबर है। तो इसी चीज़ को हम लिख देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि x-2 माइनस m इंटू 3 + 2x ये बराबर होगा 0 के, और ऐसे ही 1 + 2m ये भी बराबर हो गया 0 के। रीजन लिख दीजिएगा। रीजन क्या लिखेंगे? क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के दोनों क्या हैं? असमरेखी। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए। तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लेता हूँ। यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 1/2 आ गई। m की वैल्यू जो आई है वो उसको यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो जब मैं m की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा और सोल्व करूँगा तो x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? एक बार सोल्व कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ आपको। x की वैल्यू आपको मिलेगी a/4। मैंने डायरेक्टली कर लिया, है ना, मैंने लिखा नहीं क्योंकि मेरे पास जगह ही कमी है। आप करके देख लेना चाहे। m की वैल्यू अगर आप यहाँ पे -1/2 रखेंगे उसके बाद सोल्व करेंगे ना तो आपको यही मिलेगा, है ना। और हमें x की वैल्यू ही चाहिए थी, मिल गई बस। समझे? तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व किया। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को आप खुद ब खुद करना, पिछले प्रश्न जैसा है डिट्टो, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर असमरेखी दे रखे हैं और अल्फा वेक्टर और बीटा वेक्टर समरेखी दे रखे हैं। आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, खुद ब खुद बताना। मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/3, है ना। खुद ब खुद कर लेना बेटा, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला उदाहरण। अब ये वाला प्रश्न देखिए भाई, क्या क्या कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्रमशः इन दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर है ना। पोजीशन वेक्टर है तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं ए वेक्टर को अगर लिखना चाहूँ, क्योंकि ए वेक्टर जो है वो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, तो ए वेक्टर को लिख सकता हूँ 1 × i - 1 × j, ऐसे लिख सकता हूँ। ये चीज़ मैंने बताई थी आपको,
है ना। अगर कोई आपको पोजीशन वेक्टर दे दिया जाए तो उसको आप आई कैप और जे कैप के रूप में चेंज कर सकते हैं, तो वही सेम चीज़ मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब बी वेक्टर जो है वो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, तो बी वेक्टर को अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 2 आई कैप प्लस का m जे कैप, लिख सकता हूँ ना। अब मुझे क्या लिखा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है ये समरेखी भी हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, समरेखी भी हैं। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर समरेखी हैं तो इसका मतलब यह है कि मैं ए वेक्टर को बी वेक्टर के रूप में लिख सकता हूँ, है ना। ए वेक्टर बराबर m गुणा बी वेक्टर ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर अगर आप लिखना चाहें तो ए वेक्टर बराबर लैम्डा गुणा बी वेक्टर ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख देते हैं, चूंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, समरेखी हैं, तो मैं ए वेक्टर को लिख सकता हूँ लैम्डा गुणा बी वेक्टर, लिख सकता हूँ ना। तो वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। तो मुझे m की वैल्यू बतानी है, मतलब ये वाला m की वैल्यू बतानी है, ठीक है। यहाँ पे मैं ए वेक्टर बराबर m गुणा बी वेक्टर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे m पहले से था ना, तो इस m में और उस m में कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इससे बचने के लिए यहाँ पे मैंने लैम्डा लिख दिया। और एक बात का आप ध्यान रखिएगा, मैं बार बार मिस्टेक कर देता हूँ, आप मत मिस्टेक करिएगा। लैम्डा का सिंबल ऐसा होता है भैया, मैं गलती से ऐसा बना देता हूँ क्योंकि मेरी आदत ऐसे बन चुकी है, लेकिन लैम्डा का सिंबल ऐसा होता है, इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। वापस समझिए, ए वेक्टर हमें ये दिया हुआ है, बी वेक्टर हमें ये दिया हुआ है, हमें से कहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, समरेखी हैं, समरेखी हैं, तो ए वेक्टर को मैं बी वेक्टर के रूप में ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। मुझे इसको सोल्व करके m की वैल्यू निकालनी है, तो उसको सोल्व कर लेते हैं, वहाँ से m की वैल्यू निकल जाएगी। बताऊँ, करके दिखाऊँ क्या। ए वेक्टर क्या हमारा, आई कैप माइनस जे कैप बराबर लैम्डा इंटू माइनस का 2 आई कैप प्लस का m इंटू जे कैप, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मुझे m की वैल्यू निकालनी है ना, ठीक है सर जी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई दो वेक्टर बराबर दे रखे हैं, आई कैप और जे कैप के रूप में अगर कोई दो वेक्टर आपको मिले हुए हैं, और अगर आपको कोई दो वेक्टर बराबर दे रखे हैं तो वो तभी बराबर होते हैं जब उनके आई कैप का कोफिशिएंट बराबर हो और जे कैप का कोफिशिएंट बराबर हो। तो सेम चीज़ का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, 1, और यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 2 लैम्डा, लैम्डा के भी तो इसके साथ गुणा हो गया ना, तो ये कुछ ऐसा हो गया। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई 1 में माइनस का 2 या फिर -1/2 कह लो, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे जे कैप का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 1, ये बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ पे जे कैप का कोफिशिएंट क्या है, m इंटू लैम्डा, क्योंकि लैम्डा की भी तो इससे गुणा हो रही है ना बेटा, तो ये है। अब मैं लैम्डा की वैल्यू पुट कर देता हूँ, यहाँ पे आई हुई थी, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2 आ गई। तो हमने लैम्डा की वैल्यू भी निकाल ली और m की भी वैल्यू निकाल ली। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन कर लिया, हमें m की वैल्यू चाहिए थी ना, निकल गई। समझ में आया, आसान था। अब हम देखते हैं अगला उदाहरण। अब ये वाला प्रश्न देखिए भाई, क्या क्या रखा है, क्या लिखा है कि u वेक्टर बराबर है इसके, v वेक्टर बराबर है इसके, w वेक्टर बराबर है इसके, तो x और y का मान हमें ज्ञात करना है, जहाँ पे w वेक्टर बराबर होगा x इंटू यू वेक्टर प्लस में y इंटू वी वेक्टर, ठीक है। हमें ये दिया हुआ है और x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो हमें गिवन है कि w वेक्टर बराबर है x इंटू यू वेक्टर प्लस में y इंटू वी वेक्टर, ये हमें गिवन है, ठीक है। देखिए, तो w वेक्टर की वैल्यू क्या है, w वेक्टर सर जी इसके बराबर है, तो वैल्यू पुट कर देता हूँ 4 आई कैप प्लस में 3 जे कैप, x इंटू यू वेक्टर, x इंटू यू वेक्टर की वैल्यू क्या है, आई कैप प्लस में 2 जे कैप, v वेक्टर की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 आई कैप प्लस में जे कैप। सोल्व करते हैं, 4 आई कैप प्लस में 3 जे कैप बराबर, यहाँ पे जो आई कैप वाली चीज़ें हैं ना उनको इकट्ठा कर लेता हूँ मैं, है ना। तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इंटू आई कैप प्लस में जे कैप वाली चीज़ों को भी इकट्ठा कर लेता हूँ, तो 2x प्लस में y जे कैप। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई दो वेक्टर आई कैप और जे कैप के रूप में दिए हुए हैं तो वो तभी बराबर होंगे जब इसमें जो आई कैप का कोफिशिएंट है वो इसके आई कैप के कोफिशिएंट के बराबर हो। तो लिख देते हैं, यहाँ पे 4 बराबर हो जाएगा x माइनस 2y के, इसी तरीके से 3 बराबर हो जाएगा 2x प्लस वाई के। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लीजिएगा, वहाँ से आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। और वही हमें चाहिए भैया, समझ रहे हैं। तो इन दोनों को आप सोल्व कर लीजिएगा बेटा,
सोल्व कैसे करोगे? तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू निकाल करके इसके अंदर पुट कर दो, या तो आप ऐसे सोल्व कर लेना, है ना, नहीं तो एक काम करो, इसकी 2 से गुना कर दो, फिर दोनों इक्वेशन को घटा करके एक्स और वाई की वैल्यू याद कर लेना। जिस तरीके से आप बचपन में सोल्व करते थे ना, वैसे आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेना, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सोल्व कर लेना, खुद ब खुद सोल्व करना। जब आप सोल्व करोगे तो आपकी एक्स की और वाई की क्या वैल्यू आएगी वो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 और वाई की वैल्यू आ जाएगी -1। सोल्व कर लेना बेटा, मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, समझ में आया? तो इस तरीके से कर लिया, सिंपल सा ही क्वेश्चन था। क्लियर? अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये वाला प्रश्न देखिए भाई, क्या कह रखा है? कह रखा है कि दर्शाओ कि ये दोनों सदिश समरेखी हैं। कैसे दिखाओगे? अब कोई भी दो सदिश समरेखी कब होते हैं? जब आप एक सदिश को दूसरे सदिश के रूप में लिख पाओ। तो आप ये चेक कर लो कि क्या मैं इस सदिश को इस सदिश के रूप में लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा, या फिर इस सदिश को इस सदिश के रूप में लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा, ये चेक कर लो बस आप। ठीक है, कैसे? आप कह दीजिए माना इसको मान लेता हूं मैं ए वेक्टर, है ना, ठीक है, और इसको मान लेता हूं मैं बी वेक्टर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस बी वेक्टर में से मैं -2 कॉमन निकाल सकता हूं, ठीक है ना, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो गया -2 और ये कुछ ऐसा बन गया। अब ये क्या था? ये हमारा ए वेक्टर ही था, तो मैं बी वेक्टर को लिख सकता हूँ -2 ए वेक्टर, ऐसा लिख सकता हूँ। इसको मैंने ए वेक्टर लिख दिया क्योंकि ये ए वेक्टर ही है भैया, है ना। तो मैंने यहाँ पे देखा कि यार मैं बी वेक्टर को ए वेक्टर के टर्म में लिख पा रहा हूँ। बी वेक्टर बराबर आ रहा है -2 ए वेक्टर के। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अगर आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में लिख पाएँ, इस तरीके से लिख पाएँ, तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों वेक्टर क्या हैं? समरेखी हैं। लिख दीजिए, अतः ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है? समरेखी हैं। हो गया बस, समझे? ऐसे करना था बेटा, क्लियर है? ठीक, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए, अब ये वाला प्रश्न देखिए भाई, क्या क्या लिखा है? क्या लिखा है कि यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर अशून्य सदिश हैं जहां इनमें से कोई भी दो असमरेखी हैं। ये तीन जो वेक्टर्स हैं ना, अगर आप इनको अलग अलग करके लेते हो, जैसे मान लो कि आपने ए वेक्टर उठा लिया और सी वेक्टर उठा लिया, तो ये असमरेखी पाएंगे। अलग अलग करके लोगे ना, तो इनमें से कोई भी दो आप अलग अलग करके ले लो, आपको असमरेखी मिलेंगे भैया वो। इसका ये मतलब है, जैसे मान लो कि बी वेक्टर और सी वेक्टर तुमने उठा लिया, तो बी वेक्टर और सी वेक्टर दोनों के दोनों क्या है? असमरेखी हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर उठा लिया, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के दोनों क्या है? असमरेखी हैं। अगर आप अलग अलग करके लेते हो तो वो असमरेखी हैं, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यदि आप ए वेक्टर में बी वेक्टर जोड़ देते हो और उसको फिर बाद में सी वेक्टर के साथ कंपेयर करते हो, तब फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर के साथ समरेखी हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब समझिए, अकेला ए वेक्टर लोगे और अकेला सी वेक्टर लोगे तब तो ये असमरेखी हैं, लेकिन अगर आप ए वेक्टर में बी वेक्टर जोड़ करके उसको फिर सी वेक्टर के साथ कंपेयर करोगे, तब फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर के साथ समरेखी हो जाएगा। इसका कहने का यह मतलब है, अलग अलग लोगे तो असमरेखी हैं, लेकिन अगर आप इन दोनों को जोड़ करके फिर सी वेक्टर के साथ कंपेयर करोगे तब वो समरेखी है। ये बात बोल की है। और अगर आप बी वेक्टर में सी वेक्टर जोड़ते हैं फिर उसको ए वेक्टर के साथ कंपेयर करते हैं, तब भी वो समरेखी है। तो आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मान ज्ञात करना है। समझ में आया? वापिस समझो, अगर आप इनको अलग अलग करके लेते हो तब तो ये असमरेखी हैं, लेकिन अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो और उसको फिर सी वेक्टर के साथ कंपेयर करते हो, तब ये दोनों को जोड़ने के बाद वो जो वेक्टर बनता है ना, वो सी वेक्टर के साथ समरेखी है। ऐसे ही अगर आप इन दोनों को जोड़ करके ए वेक्टर के साथ कंपेयर करते हो, तब वो समरेखी हो जाता है। हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब कैसे करेंगे वो देखिएगा आप, बहुत ही सिंपल है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमसे कहा गया कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर के साथ समरेखी है, ये दिया हुआ है ना, तो हम लिख देंगे इस चीज़ को। हमें गिवन है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर के साथ समरेखी है। तो अगर कोई दो वेक्टर आपस में समरेखी हैं तो हम उन दोनों वेक्टर्स को एक दूसरे के टर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर हो जाएगा m इंटू सी वेक्टर। ये चीज़ बताई थी मैंने आपको। तो
उसी तरीके से मैंने इसको लिख दिया। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही मुझे गिवन है कि बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर के साथ समरेखी है, तो इसको भी लिख देते हैं, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर के साथ समरेखी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम ये लिख सकते हैं कि बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर हो जाएगा लैम्डा ऑफ ए वेक्टर। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को घटा देता हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी वेक्टर है, यहाँ पे भी वेक्टर है, ये कट जाएंगे और कुछ ना कुछ बन के आएगा हमारे पास। तो इन दोनों को घटा देते हैं, घटा दीजिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 घटाने पर। तो जब हम इन दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर बराबर एम सी वेक्टर माइनस लैम्डा ऑफ ए वेक्टर, ऐसा आ जाएगा। इतना नोट कर लीजिए आप एक बार। एक काम करता हूँ, इन दोनों को उठा करके यहाँ पे ले आता हूँ। तो अगर मैं इसको उठा करके यहाँ पे लाऊंगा और ए वेक्टर अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस लैम्डा। इसको उठा करके अगर मैं यहाँ पे लाऊंगा और सी वेक्टर अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 1 माइनस का m बराबर 0 वेक्टर। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें गिवन था कि अगर आप इन तीनों को अकेला अकेला करके लोगे तो ये तीनों आपस में असमरेखी हैं। ये बात हमें दे रखी थी, इनमें से आप कोई भी दो उठाओगे तो वो असमरेखी है, अकेला करके उठाओगे तो, है ना। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ए वेक्टर और सी वेक्टर लिखा है, तो अगर हम अकेला अकेला करके उठाएंगे तो असमरेखी है। क्वेश्चन में ये बात क्या लिखी थी, तो इसका मतलब ये है कि ए वेक्टर और सी वेक्टर ये दोनों क्या है, असमरेखी हैं। ठीक है, अब ए वेक्टर भी असमरेखी है, सी वेक्टर भी असमरेखी है, और यहाँ पर जो हमें इक्वेशन दिख रही है वो कुछ इस प्रकार की है। देखिए, ए वेक्टर गुणा में एक्स प्लस में सी वेक्टर गुणा में वाई बराबर है 0 वेक्टर के, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि एक्स भी 0 होगा और वाई भी 0 होगा। ये चीज़ मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताई थी ना कि भाई अगर आपको कोई दो वेक्टर असमरेखी दे रखे हैं, आपको कह रखा है कि भाई ए वेक्टर और सी वेक्टर असमरेखी हैं, अगर आपको ऐसा कह रखा है ना, और आपको इक्वेशन दे रखी है कुछ इस तरीके से, तो इसका ये मतलब होता है कि भाई एक्स भी 0 होगा और वाई भी 0 होगा। ये चीज़ बताई थी ना, तो इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई ये जो x है ये भी 0 होगा और ये जो y है ये भी 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूँ तो ये आ गई माइनस का 1। यहाँ से अगर मैं m की वैल्यू निकालूँ तो ये क्या आ जाएगी, ये भी आ जाएगी माइनस का 1। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं, इस लैम्डा की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ, या फिर आप इस m की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, आपकी इच्छा है। इनमें से किसी भी एक वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, वहाँ से आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मान मालूम चल जाएगा। ठीक है, लेट्स से कि मैं इस लैम्डा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ, तो लैम्डा का मान 1 में रखने पर, ठीक है, अगर आप इसको और अच्छी तरह से लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिखिएगा कि लैम्डा का मान इक्वेशन नंबर 1 में और ये जो m का मान है इसको इक्वेशन नंबर 2 में रख लेता हूँ। m का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर, तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं m की वैल्यू रखता हूँ, लैम्डा का मान इक्वेशन, अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, हल्की सी मिस्टेक हो गई। लैम्डा का मान इक्वेशन नंबर 2 में है और m का मान इक्वेशन नंबर 1 में है, क्योंकि m तो इक्वेशन नंबर 1 में है ना। तो अगर मैं m की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास बन के आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, ऐसा बन के आएगा, और यही हमें प्रूफ करना था, है ना। ऐसे चाहे तो आप यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करके देख सकते हो, तब भी ऐसा ही बनेगा। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था भैया, देखिए, है ना। हमें यही निकालना था ना कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू ज्ञात करो, तो हमने ज्ञात कर ली। प्रूफ नहीं करना था, बेसिकली वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो हमने ज्ञात कर ली। हमें पता चल गया कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके बराबर है, 0 वेक्टर के बराबर है। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन और है ऐसा, वो मैं करवाता हूँ, उसके बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ कि कहीं पर भी आपको इस तरीके से लिखा मिल जाए ना कि भाई ये 3 वेक्टर हैं और इनमें से कोई भी 2 असमरेखी हैं, कोई भी 2 असमरेखी हैं, तो इसका यही मतलब है कि इनमें से आप कोई भी 2 वेक्टर उठाओगे ना, कोई भी 2 उठा लो, वो असमरेखी पाएंगे अगर आप अकेला अकेला करके उठाओगे तो।
इसका ये मतलब होता है बेसिकली। इस क्वेश्चन में हमें ये चीज़ सीखनी थी, समझ में आया। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ ऐसा ऐसा, उससे आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने में मदद मिलेगी, ठीक है। चलिए अब ये वाला प्रश्न देखिए भाई, क्या क्या लिखा है। क्या लिखा है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर अशून्य सदिश हैं जहां इनमें से कोई भी दो असमरेखी हैं। यदि ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर सी वेक्टर से समरेखी है और बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर ए वेक्टर से समरेखी है, तो ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर की वैल्यू ज्ञात करनी है। वीडियो पोस्ट करिए, खुद ब खुद ट्राई करिए। देखिए हमसे कहा है कि ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर सी वेक्टर के साथ समरेखी है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई हमें गिवन है कि ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर सी वेक्टर के साथ समरेखी है ना, ये हमें गिवन है ना, तो इस बात को लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर को बराबर लिख सकता हूँ किसके, m गुणा सी वेक्टर के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे हमें गिवन है कि बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर ए वेक्टर के साथ समरेखी है, बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर ए वेक्टर के साथ समरेखी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर को बराबर लिख सकता हूँ लेमडा गुणा ए वेक्टर, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। तो जैसे पिछले प्रश्न में इन दोनों इक्वेशंस को घटाया था, वैसे हम यहाँ पे करेंगे। तो इन दोनों को घटा देते हैं भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से इक्वेशन नंबर 2 घटाने पर तो ये हो जाएगा हमारा। अच्छा एक काम करिए, डायरेक्टली मत घटाइए अब की बार, इसको सबसे पहले 2 से गुणा कर दीजिए फिर घटा दीजिए। उससे क्या होगा कि यहाँ पे भी 2b वेक्टर है, यहाँ पे भी 2b वेक्टर है, वो घट जाएगा, कट जाएगा और फिर कुछ ना कुछ बन के आएगा हमारे पास, है ना। तो इसकी सबसे पहले मैं 2 से गुणा कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा, 2b वेक्टर प्लस में 6c वेक्टर इक्वल टू 2 लैम्डा ए वेक्टर, है ना। अब इक्वेशन फर्स्ट में से थर्ड घटा दो, ठीक है। अब क्या होगा ना कि 2b वेक्टर में से 2b वेक्टर घट जाएगा ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस 6c वेक्टर बराबर एम सी वेक्टर माइनस 2 लैम्डा ए वेक्टर, ऐसा बच जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को उठा करके यहाँ पे ले आता हूँ और ए वेक्टर कॉमन ले लूँगा, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा। इसको उठा कर यहाँ ले आता हूँ और सी वेक्टर कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस का m माइनस का 6 बराबर 0 वेक्टर, ऐसा हो गया, ठीक है। अब ए वेक्टर और सी वेक्टर दोनों के दोनों क्या हैं, असमरेखी हैं, तो इसका मतलब ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, लिख दीजिए। और तो यहाँ पे आप रीज़न भी लिखिएगा, है ना। आप डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते कि भाई ये भी 0 होगा ये भी 0 होगा, है ना। उसके साथ साथ आपको रीज़न भी लिखना पड़ेगा। रीज़न क्या है कि ए वेक्टर और सी वेक्टर क्या है, असमरेखी हैं। तो यहाँ से अगर मैं लेमडा की वैल्यू निकालूंगा तो ये आगे माइनस का 1/2, यहाँ से अगर मैं m की वैल्यू निकालूंगा तो ये आगे हमारे पास माइनस का 6। तो ये जो वैल्यू आई है आपकी लेमडा की और m की, इनको आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, नहीं तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपको सेम टू सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो मैं लेमडा की वैल्यू को पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में और m की वैल्यू को पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो लिख दीजिए m का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने पर और लेमडा का मान इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करने पर। चाहे तो थर्ड में पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही आंसर आना है, ठीक है। लेकिन मैं सेकंड में पुट कर रहा हूँ भाई, सेकंड में रखने पर। तो अगर आप लेमडा का मान इक्वेशन नंबर सेकंड में रखते हैं और m का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जैसे m का मान अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर और प्लस का 6c वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, ऐसा दिखाई देगा। सेम चीज़ आप इसके साथ करेंगे तब भी आपको ऐसा ही दिखाई देगा, चाहे आप करके देख लीजिए, ठीक है। और हमसे यही पूछा था, देखिए हमसे पूछा था ना कि ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर, इसकी वैल्यू बताइए, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 वेक्टर आ रही है। आ गया हमारा आंसर, समझे। ऐसे हमें सोल्व करना था। क्लियर होगी बात मेरी, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ये भी आसान सा है, थोड़ा सा खुद दिमाग लगाओगे ना तो खुद भी कर पाओगे।
क्या है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर असमरेखी हैं, ठीक है, अल्फा वेक्टर इसके बराबर है, बीटा वेक्टर इसके बराबर है, और अल्फा वेक्टर और बीटा वेक्टर के बीच में कुछ इस तरीका का संबंध है। हमें एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। अल्फा वेक्टर और बीटा वेक्टर के बीच में कैसा संबंध है कि भाई इस तरीके का संबंध है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमें गिवन है कि 3 अल्फा वेक्टर बराबर है 2 बीटा वेक्टर के, ये हमें दिया हुआ है। तो अल्फा वेक्टर की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। बीटा वेक्टर की वैल्यू कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये हमें कुछ, अच्छा यहाँ पे है ना, एक काम करिएगा, बड़ी ब्रैकेट लगा लीजिएगा, नहीं तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगी आपको, ठीक है। ब्लैक कलर से बना देता हूँ इसको। हाँ, बीटा वेक्टर की वैल्यू क्या है, ये है, ढाल देते हैं। कुछ ऐसी है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं भैया, देखते हैं कहाँ तक सोल्व कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को उठा करके यहाँ पे ले आता हूँ और ए वेक्टर और बी वेक्टर कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, असमरेखी हैं। वहाँ से कुछ ना कुछ इक्वेशन बनेगी, वहाँ से अपन वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ए वेक्टर को अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँगा और ए वेक्टर अगर मैं कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बच जाएगा, 3x प्लस में 12y, है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, प्लस का 4x माइनस का 2y माइनस का 4, ऐसा बच जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ इसको जब मैं बी वेक्टर को उठाकर यहाँ पे लेके आऊँगा और दोनों में से बी वेक्टर कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पर तो सेम का सेम बचेगा, इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। लेकिन 3 किसके साथ गुना हो रही है, इसकी चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो 3 दूनी 6x प्लस 3y प्लस 3 माइनस 2 किसके साथ गुना होकर यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का 4x प्लस का 6y प्लस का 2, ऐसा हो गया, बराबर आ गया 0 वेक्टर के। क्लियर। अब ए वेक्टर इंटू एक्स प्लस में बी वेक्टर इंटू वाई अगर 0 वेक्टर के बराबर है और ए वेक्टर और बी वेक्टर असमरेखी हैं, तो इसका मतलब एक्स भी 0 होगा और वाई भी 0 होगा, लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि भाई ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। तो ये होगा 3x प्लस 4x यानी कि 7x प्लस में 10y, ठीक है, माइनस का 4 बराबर 0, है ना। और इसी तरीके से जब मैं इसको 0 रखूँगा तो ये हो गया हमारे पास 2x और प्लस का 9y प्लस का 5 बराबर 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लीजिएगा भाई, ठीक है। कोई मिस्टेक हुई तो देख लीजिएगा, आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। 6x में 4x या 2x, 3y जमा 6y 9y, 3 में 3 और 2 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इन दोनों इक्वेशंस को आप सोल्व कर लीजिएगा। सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ से x को अकेला छोड़ करके यहाँ पे ढाल दीजिएगा, है ना। वहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिएगा, फिर उसको यहाँ पे ढाल दीजिएगा, x की वैल्यू निकाल दीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा। नहीं तो इसकी आप 2 से गुणा कर दीजिए इस इक्वेशन की, इसकी 7 से गुणा कर दीजिए, इनको घटा दीजिए। जैसे 10वीं क्लास में आप सोल्व करते थे इक्वेशंस को, वैसे ही आप इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लीजिएगा खुद ब खुद से। मैं नहीं करके दिखा रहा हूँ, आप खुद ब खुद करना। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी एक्स और वाई की क्या वैल्यू आएगी उसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 और वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। ऐसे करना था, सिंपल सा ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बिंदुओं की समरेखता के बारे में। अब तक तो हमने पढ़ा कि भाई सदिशों की समरेखता क्या होती है ना, समरेखी सदिश पढ़े ना। अब हम समरेखी बिंदु पढ़ेंगे। समरेखी सदिश अलग चीज़ है, समरेखी बिंदु अलग चीज़ है। समरेखी सदिशों को तो आप खिसका सकते थे, लेकिन बिंदुओं को आप थोड़ी खिसका सकते हो। बिंदु का तो एक यूनिक पॉइंट होता है ना। तो उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू।